दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से भी व्यापक अवधारणा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विचार से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, किंतु उसमें उतनी सख्त भी हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके, अर्थात हर उचित मांग को स्वीकार करने के साथ ही साथ उसे पूरा करने और अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कहते हैं। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों की मुकाबला कर सके। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं। नंबर 1, राज्य या केंद्र में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण। नंबर 2, राज्य या केंद्र का समाज में अधिक से अधिक पहुंच। नंबर 3, केंद्र और समाज के बीच बढ़ती हुई अंतःक्रिया। नंबर 4, सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। नंबर 5, राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण और विशेषीकरण। नंबर 6, राजनीति में साधारण की बढ़ती हुई सहभागिता। नंबर 7, लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव। नंबर 8, बृहत्तर आधार वाली नौकरशाही। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख तत्व। वैसे तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के तत्वों को निश्चित करना या उसकी सूची बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हर देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर, दिशाएं व मात्राएं अलग अलग हो जाती हैं। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश की राजनीतिक संरचनाएं और संस्कृति, अर्थात यदि परंपरागत राजनीतिक संरचना से मुक्ति नहीं मिल जाती तो राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं आ सकता, क्योंकि संस्कृति का संबंध मनुष्य की आवृत्तियों से होता है और यह सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा बनता है। अतः राजनीतिक संरचना और संस्कृति दोनों आधुनिकीकरण को प्रभावित करती हैं। नंबर 2, आधुनिकीकरण को ढकेलने की ऐतिहासिक काल नियति, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रयास ऐतिहासिक दृष्टि से किस समय किया जाता है यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे 42वां संविधान संशोधन यदि 1976 के बजाय 1956 में पारित किया गया होता तो शायद भारत के इसे कोई नागरिक स्वीकार न करता। नंबर 3, राजनीतिक नेतृत्व की प्रवृत्ति। इसमें सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। देश के नेता किस प्रकार के विचार रखते हैं यह तथ्य आधुनिकीकरण में बहुत महत्व रखने लग जाता है। नंबर 4, राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही क्रियाशील होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश सामाजिक व्यवस्था से ही जाते हैं और जो राजनीतिक व्यवस्था से निर्गत आता है उसे भी सामाजिक व्यवस्था ही स्वीकार या अस्वीकार करती है। विकासशील राज्य एक तरफ तो आधुनिकीकरण के युग में प्रवेश होने को आतुर हैं, तो दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक संरचनाओं और संस्कृति की परंपरागत नेतृत्व की निरंकुशता तथा
राजनीतिक व्यवस्था का जकड़ा होना। इन दोनों को आधुनिकीकरण के युग में प्रवेश करने से रोक रहा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या मॉडल। इसका कोई निश्चित प्रतिमान और क्रम के बारे में निम्नलिखित 2 बातें कही जाती हैं। नंबर 1, राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है। नंबर 2, राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रमी प्रतिमान नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का भले ही कोई निश्चित प्रतिमान न हो, किंतु एडवर्ड सील्स ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अपने लेख में यह बताने का प्रयास किया है कि आधुनिकीकरण के आधार पर अगर सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो निम्नलिखित 5 प्रतिमान या मॉडल बताए जा सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र। नंबर 2, अभिभावकीय लोकतंत्र। नंबर 3, आधुनिकीकरणशील गुटतंत्र। नंबर 4, सर्वाधिकारी गुटतंत्र। नंबर 5, परंपरागत गुटतंत्र। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अवकरण। इसके निम्नलिखित 3 अवकरण या माध्यम हैं। नंबर 1, अभिजन या बुद्धिजीवी वर्ग। सरकार को चलाने का कार्य एक छोटे से वर्ग के हाथ में होता है। यह वर्ग बुद्धिजीवियों का वर्ग है। आधुनिकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण अवकरण इसी को माना जाता है। नंबर 2, विचारधारा। राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख उपकरण होते हैं। दलों के संगठन का आधार एक जैसी विचारधारा ही है। यदि विचारधारा सकारात्मक है, राष्ट्र के प्रति अभिज्ञान है, तो यह महत्वपूर्ण अवकरण के रूप में कार्य कर सकता है। नंबर 3, सरकार। राजनीतिक आधुनिकीकरण लाने में सरकार सबसे अधिक सक्षम होती है, क्योंकि उसके पास बाध्यकारी शक्ति होती है और अपने निर्णयों का क्रियान्वयन करने और पालन कराने की स्थिति में होती है। आजकल राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ ही देखा जाता है। सरकारें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की आधारभूमि तैयार कर सकती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या मॉडल। इसके निम्नलिखित 3 मॉडल को मान्यता प्राप्त है। नंबर 1, ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण। नंबर 2, प्रारूपी राजनीतिक आधुनिकीकरण। और नंबर 3, विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण। सर्वप्रथम हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को आधुनिकता से पृथक प्रक्रिया माना और यह बताया कि दोनों में संबंध होते हुए भी दोनों पृथक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। हंटिंगटन का कथन है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संगठनों और प्रक्रियाओं का संस्थाकरण है। तो इस प्रकार से राजनीतिक आधुनिकीकरण का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।